नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन पे। लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध क्या होता है। हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के ऊपर, जो कि है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं और उनका अधिगम से संबंध क्या होता है, उनका शैक्षिक महत्व क्या होता है। बाल विकास के बारे में हम हमारी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। बाल विकास मैंने आपको बताया था कि बाल विकास का मतलब होता है बच्चे के अंदर समय बीतने के साथ साथ जो भी गुणात्मक और परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो भी चेंजेस आते हैं उसे ही हम किस में रखते हैं, बाल विकास में। ठीक है, तो आज हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाल विकास का सिद्धांत से मतलब हमारा क्या होता है कि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है और आयु विशेष में उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो उसके अंदर या मेंटल चेंजेस हो। और ये जो विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है और ये जो सिद्धांत है इन्हीं को क्या कहते हैं हम, बाल विकास के सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। जब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने सबसे पहले जब विशेषताएं की और अवधारणा के बारे में समझा तो फर्स्ट पॉइंट ऊपर क्या लिखा हुआ था कि विकास जो है वो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत वो चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। एक छोटे से आकार में बच्चा जो है अपना जीवन प्रारंभ करता है अपने माँ के गर्भ से, और माँ के गर्भ से ही उसका जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। और माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद और उसके बाद जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक उसका जो विकास है वो चलता रहता है। उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास बारी बारी से होता रहता है, एक के बाद एक विकास के उसमें स्तर देखने को हमें मिलते हैं, चाहे उसका वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, कैसा भी विकास हो वो सब उसमें निरंतर चलता रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट देखी नहीं जाती है, हमेशा ही वो चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत में जैसे कि इधर नाम से पता है हमें कि व्यक्तिक अंतर यानी व्यक्तियों के बीच का अंतर। दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उन दोनों बच्चों में असमानताएं देखने को मिलती हैं, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी रुचियां, दृष्टिकोण, किसी भी काम को करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो इसी को कहते हैं हम व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि हर बच्चे की आनुवांशिकता और वातावरण दोनों अलग होते हैं और इन्हीं आनुवांशिकता और वातावरण के आधार पर उनको कुछ अनुभव प्राप्त हुए होते हैं। उनके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको मिला करके किसी बच्चे का विकास जो है वो बनता है, उसका विकास होता है। ठीक, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, व्यक्तिक अंतर पाए जाते हैं। यानी किसी बच्चे को अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है तो उसका जो विकास है वो कंपैरेटिवली अच्छा होगा एक ऐसे बच्चे से जिसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है उसके विकास के लिए। तो इस तरीके से हमें व्यक्तिक अंतर देखने में मिलते हैं बच्चों में। ठीक, हालांकि उसका जो विकास है वो एक स्वाभाविक गति से चलता रहता है, बाकी को जो भी उसके क्षेत्र है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, वो सभी के सभी विकास उसमें देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी उनमें क्या होते हैं, अपने अपने आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जो बच्चा है वो दूसरे के जैसा नहीं होता कि बिल्कुल उसकी सभी चीजें बिल्कुल एक जैसी हो, सारी चीजें उसकी मैच कर रही हो, उसका चलने का ढंग, खाने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, उसके इंटरेस्ट, वो सब एक जैसा हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है वृद्धि और विकास की गति में विभिन्नता। वृद्धि और विकास की गति में विभिन्नता देखने में मिलती है हमें। अब वृद्धि और विकास की जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, इसको हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने लास्ट अपना चैप्टर किया था, उसमें भी ये टॉपिक आया था कि वृद्धि और विकास की जो गति है वो एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कभी कि बच्चे का विकास जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक, वो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल
सपाटता देखने को मिलता है, प्लेटियस आ जाता है उसमें, बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है कि उसका विकास कुछ भी हो रहा है। या फिर ऐसा समझिए इसको कि शैशवावस्था में बच्चे की वृद्धि क्या होती है, बहुत तेज गति से होती है, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो गति है वो बहुत धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही किशोरावस्था में वापस से इसकी गति क्या होती है, तेज होती है, और फिर कुछ टाइम के बाद एक गति जो है उसके विकास की वो मंद पड़ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, उतार चढ़ाव आना। यानी आपने पहले देखा कि शैशवावस्था में तो वृद्धि बहुत बढ़ गई और फिर उसके बाद कम हो गई, ठीक है। ऐसे किशोरावस्था में फिर वापस से इसकी जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया थी वो बढ़ी और उसके बाद कम हो गई। तो इस तरीके का उतार चढ़ाव हमें देखने में मिलता है, ठीक है। आपने अपने जीवन में इसको कैसे देखा होगा, कैसे आप इसको एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार से, ठीक है, कोई बच्चा है आपके फैमिली में, उससे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, जैसे आप साल भर नहीं मिले, ठीक, तो साल भर तक वो बच्चा क्या है, डेवलप हो गया। जब साल भर पहले आपने उस बच्चे को देखा था तो उसकी जो शक्ल थी, उसके शरीर का आकार था, ऊंचाई थी, ठीक है, वो सब भी क्या था, अलग था। और अब जब आपने देखा है तो आप बोलते हो कि हाँ अरे देखो इसमें तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो क्या है वो चेंजेस, वो यही है कि इसमें क्या होता है, वृद्धि और विकास की जो गति है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। कभी ये बिल्कुल तेजी से होता है और कभी ये बहुत धीरे गति से होता है। यानी विकास तो होता रहेगा लेकिन वो एक समय के बाद आपको वो पता लगेगा कि किसी भी चीज का विकास हो रहा है किसी बच्चे का या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको विकास जो है वो देखने में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी लगता है कई बार कि वो विकास बच्चे में हो ही नहीं रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन कुछ समय बाद वही विकास देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी वो अलग अलग गति से चलता रहता है, तो कभी भी रुकता तो है नहीं। तो इसीलिए क्या है, उसकी दर अलग अलग हो जाती है लेकिन विकास जो है अपनी गति से चलता रहता है। नेक्स्ट इज सिद्धांत आता है हमारा विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। विकास का जो क्रम है उसमें क्या होता है, एक रूपता देखने को मिलती है, विकास एक पैटर्न से चलता है, ठीक है। ऐसा तो अभी हमने पढ़ा लास्ट में कि हम व्यक्तिक अंतर होता है, ठीक है, व्यक्तिक अंतर तो होता है लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, विकास एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने का मतलब क्या है, जैसे कि जो मानव जाति है, कोई स्पेसिफिक कोई जाति है, उसका जो विकास है वो एक पैटर्न में चलेगा, एक क्रम में चलेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे का जो विकास है वो कैसे अलग तरीके से शुरू हुआ हो और एक किसी दूसरे बच्चे का विकास अलग तरीके से। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है माँ के गर्भ में तो पहले उसके सर का विकास होता है, ठीक है, उसके सिर के विकास के बाद उसके शरीर के बाकी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यानी बच्चे का जो विकास है वो सिर से लेके पैर तक इस तरीके से चलता है, ठीक। तो इस चीज को हम इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा कि किसी बच्चे के पहले पैर डेवलप हुए हैं, पहले उसके पैरों का विकास हुआ है, उसके बाद उसका सिर का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से विकास हमें देखने को नहीं मिलता। इसी को हम कहते हैं विकास क्रम की एक रूपता, कि जो विकास है वो अपनी व्यक्तिक अंतर तो उसमें बनाए रखता ही है, जिसका कारण क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण, जिसको हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें एक रूपता भी देखने को मिलती है कि जो विकास है वो एक जैसा ही चलता है। यानी मानव जाति में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सभी बच्चों का जो विकास है वो एक तरीके से होगा, एक क्रम के अनुसार होगा, पैटर्न के अनुसार होगा। अब बच्चे में ऐसे ही गत्यात्मक और भाषा के जो विकास होते हैं ऐसे ही होते हैं। जब बच्चे में मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो बच्चे बहुत छोटी छोटी सी चीजें सीखते हैं। जैसे मोटर डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो बच्चा क्या है, चलने से पहले वो खड़ा होना सीखता है, ठीक है, सहारे से खड़ा होना सीखता है, फिर बिना सहारे के खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलता है एक एक पैर उठा के। तो इस तरीके से वो बेबी स्टेप्स लेता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे ही जब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी बच्चे में ऐसे ही होता है कि वो छोटे छोटे वर्ड सीखता है, पहले एक एक वर्ड सीखता है, एक एक वर्ड बोलता है, ठीक है। उससे भी पहले क्या करता है बच्चा, इशारे करता है अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक, जिस भी चीज को उसको चाहिए, जो भी चीज उसके लिए, वो हाथ का इशारा करके दिखाएगा। तो इस तरीके से क्या है, उसका क्रम चलता है विकास का। तो इसी को कहते हैं विकास क्रम की एक रूपता। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जो बच्चे का विकास है वो सामान्य से शुरू होता है और फिर विशेष की ओर जाता है, ठीक। जैसे क्या होता है कि बच्चा जो है कुछ भी चीज सीखने से पहले वो बहुत छोटी छोटी चीजें सीखता है, बहुत सरल चीजें सीखता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें और आगे बढ़ता बढ़ता जाता है और उसके बाद उसी तरीके से वो स्किल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, उसमें क्या करता है बच्चा, वो
सबको एक जैसा मानता है, यानी अगर कोई फ्लावर दिखा के अगर उसको रेड रोज दिखा के अगर कह दिया गया ना कि ये रोज है, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट क्या आ जाएगा कि जितने भी फ्लावर जो रेड दिखते हैं वो सभी क्या है, रोज है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके अंदर क्या होगा, ये कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि जितने भी रेड फ्लावर हैं वो सारे के सारे रोज दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो और फ्लावर्स के साथ फेमिलियर होता जाएगा तो उसका जो यही कंसेप्ट है वो धीरे धीरे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक होता जाएगा कि उसको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि जो रेड कलर का जो फ्लावर है, उसे पता चल जाएगा कि जो रेड कलर का फ्लावर है वो सिर्फ रोज का फ्लावर जो है वो अलग है। ठीक है, और बाकी जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं उनके अलग नाम है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब, तो वो हर एक आने जाने वाले व्यक्ति को, जो भी उसके सामने व्यक्ति आते हैं मेल पर्सन, उसको वो पापा बोलते हैं। ठीक है, हर एक को क्या बोलेंगे, पापा कहकर वो संबोधित करते हैं कि ये पापा है, ये पापा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक, तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि उसके पापा कैसे दिखते हैं, कौन है एक्चुअल में। तो अब वो सिर्फ अपने पापा को ही पापा बोलेगा, अब वो जाके औरों को जाके वो पापा नहीं कहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसका विकास है वो क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट विकास अब हमारा इसमें क्या आता है, आता है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो विकास की प्रक्रिया है वो एकीकरण के सिद्धांत को मानती है, एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा जो है शुरुआत में अपने शरीर के सभी अंगों को हिलाता है और उसके बाद क्या होता है, शरीर के कुछ भागों को हिलाना सीखता है और फिर दोनों को साथ में हिलाना अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसका समायोजन उसको कोऑर्डिनेट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है जब वो खिलौना पकड़ने की सोच रहा होता है कि उसको खिलौना चाहिए, तो वो खिलौने को लेने के लिए क्या करता है, अपने दोनों हाथों को बहुत पूरे तरीके से मारता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वही उसकी चेष्टा जब दोबारा होती है खिलौना लेने की, तो अब वो पूरे हाथों को ना हिला करके, मूव ना करके, वो सिर्फ हथेलियों पर केंद्रित रह जाता है उसका वो क्रिया, और उसके बाद हथेलियों से भी वो सिर्फ उंगली पे आ जाती है, यानी जितना उसको जरूरत है अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल करने की उतना वो करता है। संयोजन के लिए क्या करता है, जब भी उसको एकीकरण करना होता है, जैसे कोई बच्चा माने रस्सी कूदना सीख रहा है, ठीक है, स्कीपिंग रोप सीख रहा है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, वो रस्सी को जब लाते हैं अपने आगे तो बिल्कुल पास में लाके खड़ा करते हैं, पैरों के बिल्कुल पास लाके रोकते हैं और उसके बाद जाके उस पे से स्किप करते हैं। ठीक, क्योंकि उनको नहीं पता कि जो रस्सी जिस स्पीड से आ रही है उनको किस समय पर वहां पे स्किप करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, बाय प्रैक्टिस ये धीरे धीरे उनमें देखने को मिलता है हमें कि वो इजीली अब स्कीपिंग रोप को कर पा रहे हैं। ऐसे ही जब बच्चा बैडमिंटन खेलना सीखता है तो बैडमिंटन खेलते टाइम उसको नहीं पता होता कि शटल कौन सी वाली साइड से आ रही है, यानी जिस तरफ से आ रही है, बच्चा क्या होता है अपनी रैकेट को किसी दूसरे डायरेक्शन में चला रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका आंखों से, उसका शटल के साथ आंखों से कोऑर्डिनेशन उसका नहीं बन पाया है कि कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी डिस्टेंस से आ रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उस चीज को और प्रैक्टिस करता है, उस चीज में फिर वो कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी जो जितने भी अभी तक हमने विकास के क्षेत्र पढ़े हैं, आयाम पढ़े हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, जितने भी हैं हमारे विकास, वो सभी के सभी विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चाहे कोई भी विकास हो, जैसे शारीरिक विकास जो है वो गामक विकास से जुड़ा है, गामक विकास मानसिक विकास है, मानसिक विकास संवेगात्मक, शारीरिक, इस प्रकार से क्या है, सभी विकास एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी एक विकास को भी अनदेखा कर दिया जाए तो दूसरा विकास क्या होगा, अपने आप प्रभावित हो जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल है हम डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट क्लासेस में, इन टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से उधर भी हमने किया था, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं विकास की जो विशेषताएं हैं उनसे मिलते जुलते ही होते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जो सिद्धांत है उसके बेस पे हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आते ही हैं। वो कुछ आपको टाइप चेंज करके दे देता है, लैंग्वेज चेंज करके देता है, कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछेगा और कुछ क्वेश्चंस वो इन प्रिंसिपल के बेस पे ही आपसे इनडायरेक्ट पूछेगा। और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में,
वो क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन बेस होते हैं कि आप उसको क्लासरूम एनवायरमेंट में या फिर बच्चे से कैसे रिलेट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें सीटेट की प्रिपरेशन करनी है कि हम उनको क्लासरूम एनवायरमेंट से या फिर बच्चे के डेवलपमेंट से उनको हम रिलेट करते हुए चलें। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये विकास है, शारीरिक विकास, अगर हम शारीरिक विकास पे बच्चे के ध्यान ना दें, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अगर अच्छा से ना हो, तो क्या होगा, उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के सभी विकास अपने आप ही प्रभावित होते चले जाएंगे। तो हम किसी एक भी विकास को हम अनदेखा नहीं कर सकते, सारे ही विकास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पेशली इसमें शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि इनके बेस पे ही बाकी सभी विकास जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे का जो है पहले शारीरिक और मानसिक विकास ही शुरू होता है और उसके बाद जाके धीरे धीरे उसके सभी विकास होते हैं। बाकी सभी विकास भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इन सभी विकास आयाम जो है इनके बीच में एक संतुलन बनाना होता है कि जो भी विकास जिस भी विकास क्षेत्र में बच्चा पिछड़ा हुआ है, उस विकास क्षेत्र को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि एक बच्चे का जो औसत बुद्धि, इसमें एग्जाम्पल है, सामान्य से अधिक हो अगर, तो वो बच्चा क्या होगा, सामाजिक मानसिक रूप से अपने आप ही क्या होगा, वो अच्छा होगा कंपेरेटिवली और बच्चों के। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है हमारा, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यस, विकास को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी बच्चे का विकास कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम चेक करके बच्चे का ये पता लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर उसका विकास कैसा रहने वाला है। ठीक है, आप जैसे देखते भी होंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स को ये बता दिया जाता है कि उसका जो बच्चा है, मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे का जो विकास है आगे कैसा होगा, वो उनको बता दिया जाता है कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है। तो कई वो किस लिए होता है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम कर पाते हैं उसको, कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगा आगे जाके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे भी पता लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट, हमें वो पता चल जाएगा कि उसका जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो कैसा रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा विकास है, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। विकास जो है एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे कुप्पू स्वामी ने क्या बताया इसके बारे में, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल के क्रम में होता है विकास बच्चे का। ठीक, अब ये सिफोलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता क्या है, बच्चा जब विकसित होता है तो उसका जो विकास है वो सिफोलोकॉर्डल यानी सिर से लेके पैर तक होता है। ठीक है, और प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, बच्चे का जो विकास है वो एक केंद्र से शुरू होता है और उसके बाद से उसके बाहरी विकास, और फिर इस तरीके से क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास शामिल होता है उसमें। ठीक, सिफोलोकॉर्डल में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सिर से लेके पैर तक उसका जो है विकास देखने में मिलता है। पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है और उसके बाद उसके धीरे धीरे करके सभी उसके अंग प्रत्यंग विकसित होते जाते हैं और वो पैरों तक पहुंचता है। ऐसे ही प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल में कि बच्चे का क्या होगा, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा और रीढ़ की हड्डी के बाद यानी उसका केंद्र क्या है, इधर रीढ़ की हड्डी, और उसके बाद उसके बाहरी जो बाकी की जो अंग है उनका विकास शामिल होता है। तो इसी को हम कहते हैं सिफोलोकॉर्डल, हेड टू फुट, और प्रोक्सिमो डिस्टल, मिडल लाइन टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, और इस सिद्धांत से हर बार कुछ एक क्वेश्चन देखने को हमें मिलता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो आपसे डायरेक्ट सिफोलोकॉर्डल पूछ लेगा आपसे कि क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, या इसके अलावा कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिर से पैर तक विकास होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, या फिर केंद्र से बाहर की ओर होता है वो कौन सा होता है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विकास आता है हमारा, विकास लंबवत ना होकर वर्तालुकार होता है। डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। विकास जो है कभी भी एक सीधी गति में नहीं बढ़ता है कि बस होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, एक के बाद होता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। विकास क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई विकास होता है उस चीज को हम सीखने के बाद क्या करते हैं, उसको स्थायी बनाते हुए चलते हैं। जैसे कि बच्चे का जो विकास है वो एक केंद्र से शुरू हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो उसका जो विकास है वो ऐसे चलेगा आगे की तरफ, और उसके बाद वो थोड़ा पीछे आएगा। ठीक है, पीछे आके वो उसको क्या करेगा, स्थायी बनाएगा, और उसके बाद जाके वो अपने विकास को आगे बढ़ाएगा, नहीं नेक्स्ट चीज वो सीखेगा। तो ये उसके विकास का जो है क्रम रहता है, इस तरीके से वो सीखता है। ठीक है, तो
ऐसे ही कर करके क्या होगा, कुछ सालों में वो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, विकास लंबवत ना होकर वर्तानुकार होता है। प्रिंसिपल आता है और लास्ट है आज के लिए, कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है। अब वृद्धि और विकास में जो सबसे अहम भूमिका रहती है वो बच्चे के वंशानुक्रम की और उसको प्रदान किए जाने वाले वातावरण की। ठीक है, वंशानुक्रम जो होता है बच्चे के अंदर एक बीज का काम करती है, और वातावरण जो है भूमि है। यानी हम भूमि तो बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास बीज है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, बच्चे की जो अनुवांशिकता होती है, जो भी जिस भी तरीके के उनके पूर्वज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका वृद्धि विकास आगे चलता है। तो इसमें बच्चे के विकास के लिए वातावरण को बदला जा सकता है, लेकिन जो अनुवांशिकता है उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं बदल सकते। हम वातावरण में बहुत सारे चेंजेस करके जो भी उसके अंदर की कमियां हैं उनको हम चेंज कर देंगे, लेकिन वंशानुक्रम को हम कैसे भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो जो उसके जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं, वो उसके माता पिता से उसके अंदर आए हैं। जो भी उसके माता पिता के अंदर के जो भी गुण हैं वो उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उसका वृद्धि और विकास का सिद्धांत हमारे पास चलता है। टॉपिक ये थे। और इसके बाद आता है हमारा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत हमें क्यों पढ़ने जरूर है, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखकर सभी बालकों के विकास में सहायता। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बच्चों में क्या होता है, व्यक्तिगत अंतर देखने में आता है, तो उनके व्यक्तिगत अंतर को देखते हुए ही हम उनका विकास हम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम हर एक बच्चे को अगर एक ही तराजू में तोलेंगे कि हर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, हर एक बच्चे का विकास जो है एक ही तरीके से कर दिया जाए, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। हर एक बच्चे में अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या होता है, उचित दिशा में प्रयास और निराशा से बचाव। अब अगर टीचर को ये सारी चीजें नहीं पता हो कि क्या विकास के प्रिंसिपल्स होते हैं, बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, तो क्या होगा, वो हर एक बच्चे के से एक ही प्रकार की आशा करेगा कि हर बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगी, निराशा उत्पन्न हो जाएगी। तो उस निराशा से बचाता तो है ही, और साथ में हमें ये भी बताता है कि हमें किस प्रकार से हमें प्रयास करने हैं ताकि जो बच्चे का जो विकास है वो सही दिशा में हो सके। नेक्स्ट होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, यानी उसके सभी पहलुओं पर किस प्रकार से ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए टीचर के माइंड में पहले से ही क्लैरिटी होती है कि वो बच्चों के विकास के लिए और क्या क्या ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज रख सकता है, बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके जो चीजों को देखने के दृष्टिकोण है, उनके अंदर की जो नैतिक भावनाएं हैं, बहुत सारी चीजें, उनको कैसे वो अच्छे से डेवलप कर सकता है, वो उसके बारे में टीचर को आइडिया लग जाता है पहले ही। नेक्स्ट इज बालक की वृद्धि और विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव का ज्ञान। ठीक, बच्चे की जो वृद्धि और विकास है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। ठीक है, उन दोनों का ही परिणाम है, इसीलिए बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, उसके आंतरिक और बाह्य कारक के रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ टीचर, उसकी आनुवंशिकता नहीं बदल सकते, तो हम उसके वातावरण को चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की कमी है या कोई खूबी है, तो वो किसका परिणाम है। ठीक है, और हम उस चीज को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयु विशेष में बच्चे में उचित आशा, मतलब किसी विशेष आयु के बच्चों से विशेष प्रकार की आशा रखना। कि अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शैशवावस्था के बच्चों को, तो उनसे क्या आशा रखें। अगर हम बाल्यावस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे किस प्रकार की आशा रखें, यानी उनका किस प्रकार तक मानसिक विकास हो जाना चाहिए, किस स्तर तक, उसका हमें पहले से ज्ञान हो जाता है। और उसके अलावा अगर किशोरावस्था के बच्चे हैं तो उनको हम किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, यानी कैसी हमें आशा रखनी चाहिए बच्चे से कि बच्चा कितना कर सकता है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में बालक में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है। यानी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में बच्चे के अंदर जो भी उसके बिहेवियर में चेंज होगा, व्यवहार में, उन सभी प्रकार के बदलावों का, उसके अलावा जो उनकी बार बार रुचियां बदलती हैं, उनकी जिज्ञासाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, उन सबके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बच्चे से हम व्यवहार कर पाएंगे कि बच्चे को जिस भी चीज की जिस समय पर आवश्यकता है उसके विकास के लिए, उस चीज को हम उसको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये थी इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की।
तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, हमारा आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आगे इसके बाद वातावरण और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले हमारे सिर्फ कारक बचते हैं। अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है उसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह जाए। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for all latest video update. Stay blessed, stay safe. Thank you so much.